वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन 4 बताई थी मैंने आपको। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं। नेसेसरी अकाउंट पूछा था इलस्ट्रेशन 4 में। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में जर्नल एंट्री आ जाती है, अकाउंट बनाने को नहीं आता, तो फिर आप कैसे अटेम्प्ट करोगे उस क्वेश्चन को। वही इलस्ट्रेशन 4 को मैं आपको विद एंट्री बता रही हूँ, ठीक है, कि एंट्री से कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो जो बच्चे सम करने का तरीका मैंने आपको अकाउंट बनाते टाइम बताया था, वही फॉलो करना है। बैलेंस शीट की असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। हमने नेसेसरी अकाउंट ये बनाए थे, अब मैं आपको यही सम एंट्री से बताती हूँ बच्चे, अकाउंट से नहीं। इस स्टेप पे देखना जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन एंट्री को पूरा करने के लिए ये 2 अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे? जब नीड होगी ना, तब आप देखना कि हाँ ये नीड है। सेम जैसे मैंने आपको बताया था, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड से। सेम समय आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है। इलस्ट्रेशन 4 में सबसे पहले कैश एट बैंक का बैलेंस कहाँ लिखते हैं? बैंक अकाउंट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो ये तो हट गया। अकाउंट बनाते टाइम तो बैलेंस लिखते हैं, लेकिन एंट्री तो नहीं होती ना इसकी बैलेंस लिखने की। उसके बाद बैंक को छोड़कर जितनी भी बैलेंस शीट की असेट साइड में असेट है, वो कहाँ ट्रांसफ़र होती है? रियलाइजेशन में। तो फर्स्ट एंट्री मेरी होगी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने की। बताओ क्या एंट्री होगी? डेटर का कौन कौन सी असेट्स हैं? डेटर डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, डेटर्स 40,000। और क्या दिया हुआ है वहाँ मेरे पास? स्टॉक डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट। स्टॉक कितना दिया हुआ है? 54,800। बच्चे जनरल के फॉर्मेट में करनी है एंट्री। स्टॉक के बाद और क्या दिया हुआ है? मशीनरी डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, ठीक है। मशीनरी 40 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 120। ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट एंट्री होती है। बैंक का बैलेंस तो की कोई एंट्री नहीं, इसके असेट साइड से स्टार्ट करो, सारी असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दो। बुक वैल्यू पे, तो जो बैलेंस शीट में वैल्यू है उस वैल्यू पे ही ट्रांसफ़र करो। तो इनका टोटल है 2,54,800, ठीक है। इसकी नरेशन लिखोगे, ऑल असेट्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। आप कहोगे कि इसकी क्यों नीड है, अभी आएगी तब बताऊँगी मैं आपको, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ बच्चे, सारी एंट्री तो आप कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एंट्री मैंने अकाउंट बनाते टाइम बताई थी, एज इट इज़ आप सारी एंट्री कर पाओगे। आपको दिक्कत आएगी इस एंट्री में। आपको पता है ये जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकल के आता है, ये कौन से अकाउंट से निकल के आता है? रियलाइजेशन अकाउंट से निकल के आता है, ठीक है। और ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को निकालने के लिए, ठीक है, इस प्रॉफिट को निकालने के लिए, क्योंकि एंट्री से तो प्रॉफिट निकलेगा ही नहीं, तो इस प्रॉफिट के ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस। तो इस प्रॉफिट को बांटने के लिए मुझे ये बैलेंस कैसे चाहिएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसके लिए मुझे रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है हमें पार्टनर कैपिटल की पेमेंट करनी है, और ये कितनी पेमेंट करनी है वो पार्टनर्स कैपिटल से पता लगेगा, तभी हम पेमेंट की एंट्री कर पाएंगे। लास्ट एंट्री एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमें पार्टनर को कितनी पेमेंट करनी है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से निकलता है इससे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना ही पड़ेगा। बैंक अकाउंट नहीं बनाओगे चल जाएगा, पार्टनर्स लॉन अकाउंट नहीं बनाओगे चल जाएगा, क्योंकि मुझे लॉन एक होता है उसकी पेमेंट की एंट्री में देख के डायरेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन रियलाइजेशन का प्रॉफिट की एंट्री करने के लिए मुझे रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्लस पार्टनर को कितनी पेमेंट करनी है वो उस कैपिटल अकाउंट से निकलता है बैलेंस, तब हम उसकी पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एंट्री के केस में भी हमें ये दोनों अकाउंट वर्किंग नोट में बनाने पड़ेंगे एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना, फर्स्ट एंट्री तो ये, तो साथ साथ ये फॉर्मेट बना के रखने ताकि ये एंट्री करते रहो और साथ साथ ट्रांसफ़र करते रहो। तो ये रियलाइजेशन के डेबिट में चली जाएगी एंट्री।
उसके बाद आते हैं हम बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में, आउटसाइड डेटर के साथ प्रोविज़न था, मैंने कहा था प्रोविज़न डेबिट में नहीं, प्रोविज़न का क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो डिक्रीज पे डेबिट, सेकेंड एंट्री, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स? 1800 प्लस आपको पता है ये, और आगे जाओगे तो क्रेडिटर्स भी है, अलग कर लो बेशक से, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सेकेंड एंट्री ये कर दी, ठीक है, ये भी ट्रांसफ़र कर देना रियलाइजेशन लाइन से ही मैंने आपको बताया था पहले भी। अब आ जाओ बैलेंस ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, थर्ड बैलेंस शीट में अब नेक्स्ट चीज़ नज़र आ रही है क्रेडिटर, आउटसाइड लायबिलिटीज़ भी कहाँ ट्रांसफ़र होती हैं? रियलाइजेशन में। ये दो अकाउंट एंट्री के केस में भी बना के चलने हैं, वो साथ साथ एंट्री पोस्टिंग करते रहना, ठीक है। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज पे डेबिट, तो एंट्री हुई क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1800 सॉरी 20,000, ये ट्रांसफ़र कर दिए। नरेशन लिख देना, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद बैलेंस शीट में कैपिटल के क्या दिए हुए हैं? बैलेंस लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस लिख देना, बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती। आगे चलो, उसके बाद बैलेंस शीट के नीचे पे आते हैं, कह रहा है पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, असेट रियलाइज एज फॉलोज, स्टॉक से 45, मशीनरी से 20% लेस देन बुक वैल्यू, डेटर से 35 और लैंड एंड बिल्डिंग से 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। तो आपको पता है कितना कितना रियलाइज हुआ था? स्टॉक से 45, डेटर से मशीनरी से कितना? मशीनरी मेरे पास 40 की है, 20% लेस रियलाइज हुआ है 8, तो कितना रियलाइज हुआ है? 32, डेटर से 35 एंड लैंड एंड बिल्डिंग से 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, तो 120 में 30 मोर करोगे 150, तो टोटल रियलाइज हुआ है 2,62,000। तो आपको पता है रियलाइज की एंट्री मैंने कहा था पैसे आएंगे असेट जाएगी, और असेट जाने के लिए जो वर्ड यूज़ करना है वो करना है रियलाइजेशन। तो फोर्थ एंट्री होगी, नेक्स्ट बच्चे जनरल के फॉर्मेट में करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक ही एंट्री में देखो पूरा सम खत्म हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,62,000। नरेशन लिख दोगे, रियलाइज फ्रॉम असेट्स, असेट से रियलाइज हुआ, असेट से क्या हुआ? रियलाइज हुआ, ठीक है, असेट से रियलाइज हुआ, ये एंट्री कर दी हमने। आपको पता है एंट्री करनी थी, हम एंट्री लाइन से यहाँ तक करते रहते, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन लास्ट में सारी एंट्री करने के बाद जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, जो प्रॉफिट है उसको हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, तो ये बैलेंस निकालने के लिए मुझे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एंट्री के केस में ये दो नेसेसरी अकाउंट तो बनाने पड़ेंगे एंट्री के केस में भी, ठीक है। तो आप लाइन से एंट्री करते हो, दो अकाउंट साथ साथ खोल के जो चीज़ इसमें डालनी है डालते रहो। उसके बाद क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस, क्रेडिटर 5% कम लेने को एग्री हो गए, तो क्रेडिटर बताओ कितने के हैं? 25% कम, मतलब 1,000 कम पेमेंट करनी है आपने, 19। तो क्रेडिटर की पेमेंट की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर टू बैंक होगी या रियलाइजेशन। अब आप कोई भी असेट बेचोगे, असेट जाएगी रियलाइजेशन के नाम से, कोई भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट करोगे, रियलाइजेशन को डेबिट करोगे, नाम नहीं लिखोगे लायबिलिटीज़ का। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी बच्चे हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर की पेमेंट की बच्चे जनरल का फॉर्मेट बना के लाइन से करते जाना, ये नीचे बनाना रियलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, और साथ साथ करना, ठीक है। लायबिलिटीज़ की पेमेंट हो गई, पेड टू लायबिलिटीज़ या पेड टू क्रेडिटर्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1200, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खर्चे हैं हमारे, खर्चों के लिए नया नाम नहीं यूज़ करना, खर्चे रियलाइजेशन के डेबिट में आते हैं, तो आपने अपनी एंट्री में रियलाइजेशन को डेबिट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक,
1200 ये भी पे हो गए। नरेशन लिखनी है सबकी, पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बुक के अकॉर्डिंग में ऐसे चली थी यहाँ पे लाइन से, ऐसे जो जो चीज़ें थी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जो एंट्री थी लाइन से करती आई। पूरा सम करने के बाद हमें चेक करनी होती है अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज़। आउटसाइड लायबिलिटीज़ की अगर पेमेंट नहीं हुई होती नीचे तो हम उसकी बुक वैल्यू पे पेमेंट कर देते हैं, लेकिन इस टाइम क्रेडिटर की पेमेंट हो चुकी है 19, तो मतलब मेरा सम ख़त्म है। पूरा सम करने के बाद हमें रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज़ करना होता है। देखो इन एंट्री करने के बाद मुझे ये बैलेंस निकालना है, और ये बैलेंस तो मुझे कहाँ से मिलेगा, रियलाइजेशन से। तो एंट्री के केस में मुझे रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना पड़ेगा। तो बताओ रियलाइजेशन पे कितना प्रॉफिट निकला है, 88। इसे किसने बांटा है, ए और बी। तो इसके बांटने की एंट्री नेक्स्ट 7th एंट्री, ठीक है। तो मैंने ये जो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया, तो ये जो प्रॉफिट निकला इसकी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो इसका प्रॉफिट निकालने के लिए तो मुझे एंट्री के केस में भी एंट्री करने के लिए मुझे ये बैलेंस चाहिए, और बैलेंस रियलाइजेशन से निकलेगा, ठीक है। ये 5280 3520 नेक्स्ट एंट्री। उसके बाद ये एंट्री को वहाँ ट्रांसफ़र हो गई है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे, कैपिटल का ये क्या निकलेगा, बैलेंस। और आपको पता है ये बैलेंस हमें पे करना होता है, तो इसकी एंट्री होती है। तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, लास्ट एंट्री, क्रेडिट डिक्रीज पे डेबिट। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये लास्ट की 2 एंट्री करने के लिए, इस प्रॉफिट की एंट्री करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। पार्टनर को आपको कितनी पेमेंट करनी है उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनेगा, ताकि हम ये पेमेंट की अमाउंट निकाल सकें कितनी पेमेंट करनी है। 1,55,280 93,520 टोटल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये लास्ट की 2 एंट्री करने के लिए रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाकी एंट्री आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन एंट्री के केस में आपको ये 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे लास्ट की 2 एंट्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये जो सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वो विद एंट्री बताया कि हाउ टू अटेम्प्ट। तो लाइन से असेट साइड से शुरू करते हुए सारी एंट्री करते जाओ। उसके बाद पूरा सम करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो, ये प्रॉफिट की एंट्री करो, फिर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो, इससे पार्टनर की पेमेंट की अमाउंट निकलेगी और पेमेंट की एंट्री कर दो, ठीक है। बैंक अकाउंट में तो कोई एक्स्ट्रा कोई एंट्री जाती नहीं है, इन्हीं का अफेक्ट जा रहा होता है, ठीक है।